बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं तौसा शरीफ में अपने प्यारे दोस्त इकबालुर रहमान साहब के पास आया हुआ हूँ। प्रोफेसर इकबालुर रहमान के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है माशाअल्लाह। इकबालुर रहमान साहब पहले गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज डेरा गाज़ी खान में भी सर्व करते रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ और इदारों में भी इन्होंने सर्व किया और रिसेंटली ये गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, जिसको एसोसिएट डिग्री कॉलेज आजकल कहते हैं, तौसा शरीफ, वहाँ से ये रिटायर हुए। ग्रेड 19 में माशाल्लाह प्रोफेसर इकबालुर रहमान साहब जो है इन्होंने रिटायरमेंट हासिल की। तो प्रोफेसर इकबालुर रहमान साहब को कल मैंने फ़ोन किया था कि मैंने तौसा आना है स्पेशली आपके लिए, और इन्होंने मेहरबानी की, टाइम दिया। तो इनसे हल्की फुल्की हम गपशप करेंगे। सबसे पहले तो प्रोफेसर इकबाल साहब, आप अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, कैसे तालीम कहाँ से शुरू की, कहाँ ख़त्म की, सर्विस कैसे स्टार्ट की, सर आप बताएंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम दोस्त प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब का मशकूर हूँ कि वो स्पेशली डीजी खान से तशरीफ़ लाए, तौसा आमद उनकी हुई और मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये यादगार लम्हात होते हैं जो कि कैद हो जाते हैं मीडिया के अंदर। तो मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है ना तौसा शरीफ से हासिल की थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल तौसा से मैट्रिक किया था और टी.कॉम जो है कॉमर्स कॉलेज तौसा से किया था। उसके बाद बी.कॉम करने के लिए हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद चले गए थे और वहाँ पर मुझे याद है कि गौरी साहब इनके फाइनल एग्ज़ाम हो रहे थे और हमारा एडमिशन हुआ था। तो पहला तारुफ, पहली मुलाकात इनके साथ वहाँ पे हुई थी। उसके बाद मैंने बहावलपुर यूनिवर्सिटी से एमए इकनॉमिक्स किया और दिसंबर 86 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने बतौर इंस्ट्रक्टर वहाँ पे ज्वाइन किया और 7 साल जो है ना वहाँ पे मैंने अपनी खिदमात जो है ना वो सरअंजाम दी। तो 93 दिसंबर में तौसा शरीफ यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और अपनी खिदमात सरअंजाम देता रहा। और फिर अगस्त 1916 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था राजनपुर, तो 13 माह वहाँ पे सर्व किया और उसके बाद जो है मैंने वहाँ से खानेवाल मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। तकरीबन 2.25 साल जो है ना मैंने वहाँ पे सर्व किया और जनवरी 20 में वापस मैं तौसा शरीफ आया हूँ और यहाँ पर जो है ना 31 दिसंबर 2023 को मेरी रिटायरमेंट हुई है। तो खुशी है मुझे इस बात की कि मैंने अपना एक बेदाग कैरियर गुजारा है और स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा, तमाम कॉलेज असातिज़ा के साथ भी अच्छा रिलेशन रहा। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने हमेशा जो है ना ये कॉलेज के इज्तिमाई मफाद के लिए काम किया है और अक्सर जितने भी प्रिंसिपल्स होते थे मेरी मुखलिसाना उसकी वजह से, तबीयत की वजह से वो मशवरे लेते थे मेरे साथ मशवरे करते थे। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, मतलब जो गरीब होते थे, यतीम होते थे, अफोर्डिंग नहीं होते थे, ट्यूशन उनको मैंने फ्री पढ़ाई और उसके बाद उनको बुक्स वगैरह मैं देता था, कुछ दीगर अखराजात वगैरह, दाखिले वगैरह इधर उधर। तो बहुत अच्छा मतलब फिर स्टूडेंट का रिस्पांस भी होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा और ये इंतहाई मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं मतलब होता जितना हमें तनख्वाह की सूरत में मुआवजा मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इकबालुर रहमान साहब के बारे में एक बात मैं बता दूं, माशाल्लाह इकबालुर रहमान साहब एक अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे प्रोफेसर भी हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छे प्रोफेसर की निशानी ये है कि अच्छा प्रोफेसर वो होता है कि स्टूडेंट्स जिसके पीरियड का इंतज़ार करें और स्टूडेंट्स जो है उनकी एफिलिएशन हो अपने टीचर के साथ इस बुनियाद पर कि वो अच्छा पढ़ाता है। और जब तक ये उधर कॉमर्स कॉलेज डीजी खान में रहे, माशाल्लाह मैंने नोट किया था कि ये एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। अपने सब्जेक्ट पर इनको कमांड हासिल थी। इकनॉमिक्स भी पढ़ाते थे, मुआशियात, इसके अलावा अकाउंटिंग जो है उसके सब्जेक्ट भी सर पढ़ाते थे वहाँ पर। तो माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे प्रोफेसर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा सर, कैसा लगता है, मतलब ये कल की बात लगती है, जॉइन किया, आज रिटायरमेंट आ गई, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं सर?
बस ये यकीन जाने कि मतलब मोर देन 35 इयर्स जो है ना इस फील्ड में गुजारे हैं। कल की बात ही लगती है कि डीजी खान ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैरिज होती है, तोसा आते हैं और बच्चे होते हैं, और इस तरह से ये वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा। तो अब जब रिटायरमेंट के दिन करीब थे, मतलब बड़ी मतलब अजीब व गरीब सी एक फीलिंग्स होती हैं जो कि नाकाबिल बयान हैं। तो बड़ा दिल में एक उदासी होती थी कि इसके बाद मतलब कैसे टाइम पास करेंगे, कैसे वो करेंगे। तो ताहम फिर मैंने साइकोलॉजिकली अपने आप को मतलब वो ज़रा कूल डाउन किया अपने आप पर। मैंने कहा ये चीज़ सवार ना करूं, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी स्टाफ की कमी है, तो माशाल्लाह मैंने अभी तक जो है ना वो सिलसिला तदरीस जो है ना यहाँ पे जारी रखा हुआ है, और बाकायदा 3 पीरियड में डेली पढ़ाता हूँ। और एटलीस्ट मैंने सोचा हुआ है मई जून तक ये सेशन जब एंड होगा मुसलसल पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद अगर मैं तौसा हुआ तो यकीनन ये सिलसिला जो है मैं जारी रखूँगा। इश्क है मुझे मतलब पढ़ाने से, और स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर जो है ना वो पढ़ाएँ। तो बाकी मतलब ये यानी इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्विस, यानी आफ्टर सर्विस जो है ना हर टीचर ने, हर प्रोफेसर ने रिटायर्ड होना होता है, और इस मरहले से हर कोई गुज़रता है। कुछ दोस्त जो है ना ज़्यादा दिल को लगा लेते हैं, माशाल्लाह मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। मैंने कहा कागज़ी तौर पर मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन टीचिंग से मैं रिटायर्ड नहीं हुआ। अच्छा देखें, अब इकबाल रहमान साहब का वेलफेयर का जज्बा देखें कि आफ्टर रिटायरमेंट भी फ्री ऑफ सैलरी, फ्री ऑफ कास्ट सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा क्या जज्बा हो सकता है खिदमत खल्क का, खिदमत इंसानियत का। और सर ने ये भी बताया है कि ये पढ़ाते रहेंगे यहाँ पर जब तक इंशाअल्लाह वो यहाँ पर अवेलेबल हैं तौसा शरीफ में। अच्छा देखें, इंसान का असासा उसकी औलाद होती है, और हमारे जो प्रोफेसर हैं तो हमारा असासा भी हमारी औलाद है। और माशाल्लाह इकबाल रहमान साहब का बेटा बेटियां सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। सर इनके बारे में बताएंगे सर? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और छोटा जो है वो बेटा है। मेरी बड़ी बेटी ने एमफिल इंग्लिश किया हुआ है, अपना कंप्लीट किया हुआ है, और उसके बाद दूसरी बेटी वो भी एमफिल इंग्लिश लाहौर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कर रही है, और तीसरी बेटी मेरी जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है ना कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएस कर रही है। तो बेटा मेरा जो है उसने माशाल्लाह मैट्रिक में बॉयज़ में बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की थी। अब पंजाब कॉलेज में वो एफएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, और उसने फर्स्ट ईयर में भी अपने कॉलेज में टॉप किया था। तो अब भी आई होप कि वो इंशाल्लाह मेडिकल का उसका इरादा है, डॉक्टर बनने का इरादा है। तो उसके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए, तालीमी कैरियर को देखते हुए, उसकी मेहनत, लगन और शौक़ को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ और उसके लिए दुआ गो हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर बनकर जो है ना मुल्क व कौम की खिदमत करेगा। माशाल्लाह देखें, अब इकबाल साहब का जो बेटा है उसने बोर्ड में पोजीशन ली मैट्रिक में, अभी एफएससी में है वो, और इंशाल्लाह वो फ्यूचर के डॉक्टर हैं, फ्यूचर की सीएसएस ऑफिसर हैं मे बी। तो इतने टैलेंटेड बच्चे माशाल्लाह इकबाल साहब के। लेकिन एक दुख का जिक्र भी मैं यहाँ पर लाजमी करूँगा कि जिस तरह एक आपने सुना होगा कि किसे दा यार ना विछड़े। तो इकबाल रहमान साहब जो हैं, इनकी मिसेज़ उनकी ड्यूरिंग सर्विस जो है वो डेथ हुई, और मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको कितना सब्र दिया है कि बच्चों को भी वो संभाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और बेगम का सदमा जो है वो भी इन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के बस में है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला भाभी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अच्छा इकबाल साहब, ये जो न्यू जनरेशन है, जिस तरह आजकल टेंशन का दौर है, डिप्रेशन का दौर है, तो न्यू जनरेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहें सर? हाँ, न्यू जनरेशन जो है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हम जो इनके एज में थे जब, तो इतने ज़्यादा इतने एक्टिव हम नहीं होते थे, या इतना मतलब जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, दीगर ज़राए नहीं होते थे, घर के काम काज और थोड़ा बहुत खेल कूद और दोस्तों के साथ गपशप, इस तरह से टाइम हम गुजारते थे। तो आजकल की जो जनरेशन है, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया का दौर है, और
اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں آ چکی ہیں، مطلب فاسٹ فوڈ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس طرح سے انوائرمنٹل چینجز جو ہیں اور سماجی طور پر بھی کافی ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. تو ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمارے ہم جب اس ایج میں تھے اس کے مقابلے میں کافی جو ہے نا وہ چینج نظر آتی ہے. تو آج کل کی جنریشن نوٹ ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ سم تھنگ نیو چاہتی ہے، کچھ چینج جو ہے وہ چاہتی ہے. تو اس کے علاوہ مطلب پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے، تو اکانومی کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، امپلائمنٹ کے چانسز جو ہے، اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور ایک جمع غفیر جو ہے نا اکٹھا ہو چکا ہے، مطلب پڑھے لکھے بچوں کا، ڈگری ہولڈرز کا، لیکن ان کو جابز جو ہے وہ نہیں مل رہے. تو رزلٹ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ وہ پھر جو ہے مطلب کچھ مایوسی جو ہے نا ان پہ چھائی ہوئی ہے، اور ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، ان کے اندر ایک لگن بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دیگر ملکوں کی طرح جو ہے نا ترقی کرے، ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو. تو اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں جو ہم نے گین کی ہیں ڈیورنگ ایجوکیشن، تو ان کو ہم بروئے کار لا کر اپنے ملک کی ترقی میں جو ہے نا تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. تو بدقسمتی سے یہاں پر جو ہے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بچوں کو وہ مواقع جو ہے نا میسر نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے نا فارن کنٹریز میں جابس کے لیے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ جو ہے اس وقت جہاں پہ ذرا مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں. اینگری ینگ مین جو ہے نا وہ بن چکے ہیں، اور وہ پھر کسی نہ کسی حوالے سے اپنے کتھارسس انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں الیکشن آنے والے ہیں، وہاں پہ بھی وہ کتھارسس کر سکتے ہیں. تو کچھ تھوڑے ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں، کوئی غلط اس میں چلے جاتے ہیں فیلڈ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ مطلب پاکستان کے جو وسائل ہیں بھرپور، مطلب یہاں $1 ٹریلین کی معدنیات موجود ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو بروئے کار لایا جائے. تو نئے انویسٹمنٹ سے جو ہے نا کارخانے، فیکٹریاں لگائی جائیں تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں. اور ملک کا یہ جو ابھی ہمارا ٹیلنٹ ہے نوجوانوں کا، مطلب یہ بھی ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اور 60% کے نزدیک نوجوان جو ہے نا ہماری آبادی کا حصہ ہیں. تو ان کی مطلب صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حکومت کو اپنی پالیسیاں اس طرح مرتب کرنی چاہیے، اور جو پرانی ڈگر ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، جدید تقاضوں کے مطابق ملک کو چلانا چاہیے. تو اس طرح سے نوجوان جو ہیں، کیونکہ ان کو دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے پاس بہت سارا نالج آ چکا ہے، اور بہت کچھ یہ سمجھتے ہیں. تو ہم بزرگ اکثر مطلب ان کو بچہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہم سے بھی زیادہ مطلب لیٹسٹ نالج جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے. اکثریت ہماری ایج کے لوگوں کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا، یہ جب کہ اس میں ایکسپرٹ بن چکے ہیں. تو وہ ہمیں مطلب اظہار نہیں کرتے، لیکن آئی تھنک کافی سارا نالج ان کے پاس ہے اور کافی کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں پر امید ہوں کہ اب ماشاءاللہ کچھ اکانومی ٹریک پہ آ رہی ہے، اور فیوچر میں مطلب کچھ اقدامات ایسے نظر آتے ہیں کہ اکانومی ہماری جو ہے نا مطلب ٹیک آف پوزیشن میں جو ہے نا اس وقت آ چکی ہے. اور آنے والے 2-3 سالوں میں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کوئی بہتر صورتحال بنے گی. جیسے جیسے وقت گزرتا آئے گا انشاءاللہ ہمارا ملک اکانومی کے لحاظ سے ترقی کرے گا، اور ہم اپنے نوجوانوں کی مایوسیوں کے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ دور ہوں گے، اور ان کی روشنی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اقبال صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور نوجوانوں کو امید دلائی ہے، کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. اقبال صاحب آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. میرے پاس الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. تھینکس الاٹ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے اتنی ٹھنڈ میں تشریف لائے اسپیشلی میری خاطر. تو امید ہے کہ آئندہ بھی مطلب یہ بھی آپ کا علاقہ ہے، آتے رہیں گے. اور یہ جو آپ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے انٹرویوز کا سوشل میڈیا پہ، مجھے بہت پسند آیا ہے. تو اس طرح سے مطلب آپ کی بھی PR بڑھ رہی ہے، ہم جیسے لوگوں کا بھی تعارف ہو جاتا ہے جو گمنامی کے گوشے میں پڑے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑا تھینکس گور صاحب. السلام علیکم. تھینکس سر. بنڈل آف تھینکس.